वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। अगला लेक्चर है। हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कैसे उसमें करंट बहता है, करंट की दिशा क्या होती है, ये सब सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम आज देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, धारा घनत्व इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। तो देखिए करंट डेंसिटी का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपका कोई एक क्या होगी, आपका कोई एक चालक होगा। चालक का मतलब कोई आपकी तार होगी, कुछ होगा, ठीक है। तो आपका एक तार होगा, तार का कुछ एरिया होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से यदि उस क्षेत्रफल की जितनी लंबवत करंट जाएगी, जितनी उसके लंबवत करंट जाएगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगी। ठीक है, तो लिखिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत विद्युत धारा को उस बिंदु की धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु की धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये आपकी एक कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर, मतलब चालक तार। और इससे जो है करंट जा रही है, इससे जो करंट जा रही है। तो मान के चलो कि ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से जितनी करंट आपकी लंबवत दिशा में निकलेगी, ये 90 डिग्री का, इसके 90 डिग्री का मतलब यहां तो लिख लीजिए, ये आपकी आई की दिशा हो गई। क्या हो गई? आई की दिशा। यही क्या कहलाती है? यही विद्युत धारा क्या कहलाती है? करंट डेंसिटी कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। या इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि एरिया वेक्टर के किसी, लिखिएगा, किसी चालक के क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आनी चाहिए। और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान ए, जहां पर आई क्या है, करंट है, धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। इसकी यदि हम यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट की। तो यूनिट कितनी हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट की बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा, यूनिट कितना होगा, करंट का कितना होता है, यूनिट जे की जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, करंट की कितनी होती है, करंट का एम्पियर होता है,
ठीक है, और इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एम्पियर ये। ठीक है, इसकी यदि आप डायमेंशन लिखेंगे मतलब बीमा लिखेंगे तो बीमा कितनी हो जाएगी, बीमा आपकी कितनी हो जाएगी, बीमा आपकी हो जाएगी इसकी जे की एम्पियर की तो ए से दिखाते हैं, और एरिया को किससे दिखाते हैं, एरिया का एल स्क्वायर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एल स्क्वायर से। तो कितना हो जाएगा ए एल की पावर -2, ये इसकी बीमा हो गई। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व आपकी चालक का गुण नहीं है, चालक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस किसी एक पर्टिकुलर बिंदु की प्रॉपर्टी है, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु का गुण है। तो लिख लीजिए धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व तो चालक का गुण नहीं है, चालक पदार्थ का गुण नहीं है, पदार्थ का गुण नहीं है, यह किसी बिंदु का गुण है। ठीक है, जैसे कि हम मान लो किसी बिंदु पर निकालते हैं, इस बिंदु पर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर जिधर होगा करंट का उधर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप इसे नोट कर लीजिए। तो फिर इसके हम दो केस बताते हैं कि इसमें दो केस बनते हैं, वो दो केस कौन कौन से हैं, फिर उनको हम आगे देखते हैं। करिए, हो गया, छाप लिया, चलिए हटा देते हैं। तो देखो बहुत आसान सी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि आपको देखते रहना है। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपका जो है चालक आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, क्या है, ये आपकी वायर है, और मान के चलो कि इससे जो है क्षेत्रफल से आपकी करंट निकल रही, ये इधर आपका करंट निकल रहा है, ये क्या है, करंट की दिशा है। तो J बराबर क्या होता है, I/A। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि धारा घनत्व तो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर लिख लीजिएगा उसी के आगे कि धारा घनत्व सदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, और एरिया भी कैसा है, सदिश राशि है। तो यानी कि यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो J वेक्टर बराबर I/A वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो होता है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये वाला। ठीक है, केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है कि यदि मान के चलो कि ये आपका कोई एक एरिया है, ये आपका कोई एरिया है, और आपकी जो विद्युत धारा है वो यहां से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल रही है। कितने का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का ये सब एंगल बना रही है, ये आई। तो आप जब करोगे तो यहां से J बराबर क्या आ जाएगा, I/, एरिया का कौन सा वेक्टर लोगे, एरिया का आप लोग लोगे A cos थीटा। भाई इसका जो एरिया वेक्टर हमें कौन सा लेना, जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, I, विद्युत धारा तो I है, और ये A cos थीटा, ये एरिया वेक्टर का है। तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा J A cos थीटा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि यहां से आपकी सारी चीजें निकल रही हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए, तो फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर चलते हैं, अनुगमन वेग की तरफ।
चलिए तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है माध्य मुक्त पद। हेडिंग डालिएगा, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसे? मीन फ्री पाथ। तो देखो मुद्दे की बात यहां पर देखो कि भाई आपका जो एक चालक होता, कोई भी चालक हो, आपका यदि कोई चालक दिया हुआ है तो उस चालक पर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? अनेकों, कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ चालक में क्या होते हैं? धन आवेश भी होते हैं, धनात्मक आवेश भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि धनात्मक आवेश से जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, जो मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दो धनात्मक आवेशों के बीच में जब चलता है तो उसको क्या कहते हैं? उस वाले पाथ को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पद कहते हैं। लिखिएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो धनात्मक आवेशों के मध्य चली गई दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पद कहलाती है। माध्य मुक्त पथ कहलाता है। देखो बात समझो कि आपका ये चालक रहा, ठीक है, यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपका कोई चालक है। इस चालक में आपको पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे, अनेकों, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, कोई गिनती नहीं है। लगभग 10 की पावर 29 में रहते हैं। कितने रहते हैं? ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन। 10 की पावर 29 बहुत बड़ी राशि है। बात समझ रहे हो? तो लगभग कितने रहते हैं? बहुत सारे रहते हैं। अब देखिए इस चालक के अंदर मैंने आप क्या बताया कि जितने आपके ऋणात्मक आवेश, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? आपके धनात्मक आवेश होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक आवेश। तो क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं। तो मान के चलो कि एक धनात्मक आवेश ये रहा और एक धनात्मक आवेश आपका ये रहा। इन दोनों के बीच में कोई और दूसरा नहीं है, कोई और दूसरा धनात्मक आवेश नहीं है। तो इन दोनों आवेशों के लिए, मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला पहले वाले इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश से दूसरे धनात्मक आवेश तक आता है, तो क्योंकि इसके बीच में कोई धनात्मक आवेश नहीं है, तो इससे क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से तेजी के साथ बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। इनके बीच में कुछ नहीं है, यानी कि इनके पथ में कोई रास्ते का कांटा नहीं है। तो ये यहां से इस जगह पर आ गया और इसी पाथ को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पद कहते हैं, जिसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे मैं लिखे दे रहा हूं, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। या आप ये लिख सकते हैं, दो क्रमागत धन आवेशों के बीच की दूरी जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन
गति करता है, गति करता है, क्या कहलाता है आपका? दो क्रमागत धनात्मक धन आवेशों के बीच की दूरी जहां फिर इलेक्ट्रॉन गति करता है क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पद कहलाता है। या तो आप इसे लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिएगा क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा याद रह जाए। तो देखो ये एक धनात्मक आवेश रहा, एक ये धनात्मक आवेश रहा। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से चला और यहाँ से तेजी से जैसे ही वो चलना शुरू किया तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है? लैम्डा। इसे माध्य मुक्त पद क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच में और कोई रास्ते का कांटा नहीं है, इसी वजह से इसे कितना कहते हैं? ये कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है ये कितना होता है? ये 10 की पावर -9 मीटर के आसपास होता है। मतलब जो धनात्मक आवेशों की जो दूरी होती है ये अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 10 की पावर -9 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, ये बराबर का साइन नहीं है, ये लगभग बराबर है, मतलब इस रेंज में आपका होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे वाले पर चलते हैं कि अगली चीजें क्या है। अब देखिए अगली जो हेडिंग है, अगली हेडिंग डालिएगा श्रांति काल। क्या है? क्या बोलते हैं? श्रांति काल, या इसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। देखिए तो श्रांति काल का मतलब क्या है कि भैया एक धनात्मक आवेश था यहां पर, जैसे मान के चलो कि ये क्या है आपका कोई धनात्मक आवेश है, एक ये आपका धनात्मक आवेश है, यहां से इलेक्ट्रॉन चला और यहां तक इससे टकराने में भाई यहां से भाई इसमें मैंने आपको बताया कि किसी चालक में अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि यहां से चलता है। ठीक है, एक जगह से चला वो दूसरे धनात्मक आवेश से टकराएगा, फिर दूसरे से चलेगा तीसरे पर टकराएगा, तीसरे से चलेगा चौथे पर टकराएगा। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। तो लिखिएगा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के लिए गए समय को श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो मान होता है, टाउ का जो मान होता है लगभग 10 की पावर -14 सेकेंड होता है। लगभग कितना होता है? टाउ बराबर आपका लगभग होता है 10 की पावर -14 सेकेंड। ये इस रेंज में आपका टाउ होता है, और ये यहां से इस दूरी को, ये जो टक्कर हो रही है ये दूरी तो आपकी लैम्डा कहलाती है, और इसके लिए लिया गया जो समय होता है, लिया गया समय वो आपका क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक आने में जितना समय लिया गया है वो क्या कहलाएगा? श्रांति काल, यानी कि टाउ आपका कहलाएगा। टाउ बराबर क्या होता है? लैम्डा अपॉन वी आर, लैम्डा अपॉन वी। टाउ बराबर होता है, लिख लीजिए, टाउ बराबर होता है लैम्डा अपॉन वी आर। लैम्डा क्या है? वही मीन फ्री पाथ क्या है?
मीन फ्री पाथ। और जो आपका ये वी आर है, ये क्या है, वी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग है। ये वी आर क्या है, या मैं इसे वीटी से लिखा दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग। ये है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग। ठीक, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलेंगे ये सब सारी चीजें, और आगे इसमें क्या क्या है, तो क्या क्या आता है, तो पहले इसके लिए ये सब सारी चीजें लिख लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिएगा ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले बात समझिए। इसका मतलब यह है, लिखिएगा पहले समझ लेते हैं। जब किसी चालक तार को विभव नहीं दिया जाता है, फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। मतलब रैंडम मोशन का मतलब क्या है भैया, इधर से उधर गति करते हैं। उनकी गति निर्धारित नहीं है कि किस डायरेक्शन में वो लोग गति कर रहे हैं। वो ऐसे मोशन को, ऐसा मोशन जिसकी गति निर्धारित ना हो, क्या कहलाता है, रैंडम मोशन कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब किसी चालक तार को विभव नहीं दिया जाता, फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। क्योंकि करते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन बाहरी ताप के कारण बाहर से ऊष्मीय ऊर्जा ले लेते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा लेते हैं, जिससे कि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इनका औसत वेग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, बात समझिए। क्या कह रहा है कि यदि आपकी कोई, मान के चलो कि ये एक चालक तार है, ठीक है, इसको विभव नहीं दिया जा रहा। विभव नहीं देने का मतलब कि हम इस पर बैटरी नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब बैटरी नहीं जोड़ रहे हैं तो आपको पता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये गति करने के लिए ऊर्जा कहां से पाते हैं? ये पाते हैं जो बाहर वातावरण का तापमान रहता है वहां से। तो मान के चलिए कि T नॉट क्या है? वातावरण का तापमान है।
तो ये वहां से ऊर्जा लेते हैं और ये क्या करना है, गति करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पर आएगा, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर ये यहां से यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर ये यहां पर गया, फिर ये यहां पर, मतलब ऐसे ही ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इनकी जो है जो गति होती है, जो औसत वेग होता है, वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वी टी एवरेज आपका कितना होता है, वो आपका 0 होता है। इस कारण से इसमें क्या है, बिना विभव दिए हुए इसमें करंट नहीं बहती। बात समझ में आई? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन आपके मोशन करते हैं, बहुत तेज गति से करते हैं, बहुत तेज गति से करते हैं। ये जो बीटी होता है ना, बीटी आपका लगभग 10 की पावर कितने पे होता है, ये जो आपका वीटी होता है ये लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की गति से क्या करते हैं, ये लोग गति करते हैं। लेकिन ये क्या होगा कि औसत वेग इनका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वजह से इनसे क्या होती है, विद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है, यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, एक इलेक्ट्रॉन के लिए Vt बराबर √3kT/m, ये यहां से हम लोग निकालते हैं, ये लगभग जो है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की रेंज में आता है। ये अप्रोक्सीमेटली है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली है मेरे भाई। ठीक है, बराबर नहीं है, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब पता चला कि यदि आप तार रख देते हैं तो उसमें करंट क्यों नहीं बहती है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करते, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वजह से कोई भी आप तार लाते हैं, उसे रख देते हैं, तो उस पर कोई भी धारा नहीं बहती, वो आपको करंट नहीं मारता, यही कारण है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे। तो चलिए बच्चों, अब जो है आज का मेन टॉपिक जो है शुरू करते हैं, वो क्या है, अनुगमन वेग। क्या है, हेडिंग डालिएगा, अनुगमन वेग। बहुत अच्छा टॉपिक है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, अब मैं पहले इसको लिख देता हूं, फिर हम समझते हैं कि ये सब है क्या। लिखेगा, जब किसी चालक तार पर विभव देते हैं तो चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जब इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो यह वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, चालक में धन आवेश भी होते हैं, धन आवेश भी होते हैं, जिनसे जाकर इलेक्ट्रॉन टकराते हैं।
टकराते हैं और इनकी गति शून्य हो जाती है, गति शून्य हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, बल लगता है, इसलिए यह पुनः त्वरण के साथ तेजी से गति करते हैं, तेजी से गति करते हैं। और पुनः धन आयन से टकराते हैं, धन आयन से टकराते हैं। इस प्रकार की गति को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। छाप लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, मुद्दे की बात समझते हैं कि क्या हो रहा है। हटा दे, चलिए, नहीं हटाते नहीं, चलिए देखते हैं। लिख लिया हो तो देखिए हो क्या रहा है कि हमने क्या किया कि ये आपका एक चालक तार है, ये क्या है आपकी एक चालक तार। इसको मैंने एक विभव से जोड़ दिया, मतलब विभव से जोड़ दिया का मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश, इसका विभव भी, ठीक है। जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। किधर से जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर जाती है। अब यहां पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब गति करने लगेंगे, बैटरी का क्या काम है? बैटरी का काम है आवेश को घुमाना, आवेश को घुमाना। तो इलेक्ट्रॉन अब इस डायरेक्शन में जाएगा। अब क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, इस वजह से इस पर क्या काम करेगा? एक बल काम करेगा, F बराबर कितना होगा? Q इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो ये आपका एक बल काम करेगा, ठीक है। ये बल आपका काम करेगा। तो अब इनके बीच आपस में क्या होगी? टक्कर होगी। बात समझना कि यदि एक धनात्मक आवेश ये रहा, एक धनात्मक आवेश ये रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन आपका चलना शुरू किया, क्योंकि मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू करता है, इससे टकराता है, इससे टकराया और फिर ये अपनी गति जीरो से शुरू करेगा, फिर किसी तीसरे धनात्मक आवेश से टकराएगा, फिर वहां पर उसकी आवृत्ति जीरो होगी, फिर चौथे से टकराएगा। इस तरीके से ये इधर उधर रैंडम मोशन करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब कभी ऐसे जाएगा, कभी इससे आगे जाके टकराया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सामने जाएगा, ऐसे ऐसे ये गति करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर इसके पास त्वरण तो आ रहा है, हाँ त्वरण आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहां पर मतलब त्वरण तो गलत है, क्योंकि वैद्युत धारा है उसके लिए तो क्या होगा? वो एक्सीलरेशन में नहीं होना चाहिए। अरे भैया, बहुत माइनर सा एक्सीलरेशन है, बहुत माइनर सा एक्सीलरेशन है, इस वजह से इसे क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। ये एक्सीलरेशन वास्तविकता में इतना कम होता है कि भैया जैसे ये बहुत पास धनायन होते हैं, जैसे कि जाके इससे टकराया, फिर यहां से बढ़ा, तो उसकी जो त्वरण जो है ढंग से बढ़ ही नहीं पाता है, त्वरण जो है ढंग से बढ़ ही नहीं पाता है, वो ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन कुछ तो मान होता है, ठीक है। तो यहां से अब क्या करते हैं कि आपको क्या पता है? आपको पता है गति के समीकरण से, लिखिएगा गति के समीकरण से,
अब यहां से देखिए, क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है तो इसके पहले ये किसी से टकराया हुआ होगा इससे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है। लेकिन जब ये यहां पर पहुंचता है v पर, तो इस वेग को हम क्या बोलते हैं, vd, और vd ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। मैं इसको vd से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्या है, मान के चलो कि ये यहां से जब चलता है, तो यहां से जब ये चलना शुरू करता है, तो जब ये यहां से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, vd हो जाती है। vd को ही क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। तो b बराबर क्या होता है, u प्लस का 80 होता है, u प्लस का 80 होता है। v बराबर आपका कितना है, फाइनल वेलोसिटी vd है, इनिशियल आपका 0 है, और ये एक्सीलरेशन आपका कितना हो जाएगा, फोर्स दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का मास से मैं क्या कर दूंगा, तो यहां से एक्सीलरेशन जो त्वरण आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई बाई एम, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एफ अपान एम होता है। तो यहां से एफ कितना है, ई बाई एम, और टी, दो टक्करों के बीच का जो समय लगता है वो कितना लगता है, टाउ। कितना लगता है, टाउ। तो यहां से vd बराबर आ जाएगा ई बाई एम इंटू टाउ। ये इसको आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो वेलोसिटी है, डिफ्ट वेलोसिटी, ये इतनी कम आती है, ये लगभग होती है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली vd बराबर 10 की पावर -4। तो देख लीजिए, इतनी कम गति से करता है कि वहां पर एक्सीलरेशन बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। इस वजह से यहां पर उसे क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए कि ये आपकी आ गई। ठीक है, ये रहा आपका अनुगमन वेग। तो चलिए आज का जो है लास्ट टॉपिक देखते हैं, अनुगमन में विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध क्या है, ये हम देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक चालक है, ये क्या है, कोई चालक है। ठीक है, इस चालक की लेंथ मैंने मान के चल लिया कि ये कितनी है, L है। कितनी है, L है। ठीक है, और इस पर जो प्रति N क्या है, N है, इसमें इस चालक तार में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जो t समय में एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचते हैं। जैसे बात की मान के चलो कि भैया यहां से कुछ आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस अनुप्रस्थ से, और फिर इस क्षेत्रफल से कुछ इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, निकल रहे हैं। तो भैया इस प्लेट को कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए हैं, वही जो इनके बीच में भरे हुए हैं, जो इनके बीच में कुछ ऐसे भरे हुए हैं, यही इलेक्ट्रॉन तो पास किए होंगे, ये वाले जो इनके बीच में इतने इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, जो अनुगमन वेग है, जिस वेग से वो आगे बढ़ रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना बढ़ रहे हैं कि ऐसे चलना शुरू कर दिए हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे, मतलब कुल मिला के वो पहले ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वही उसकी क्या होती है, अनुगमन वेग होता है। तो यहां पर लिखेगा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है, vd है। ठीक है, इस वेग से वो क्या कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो
तो यहां से एक काम करिएगा कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है कितने आवेश यहां से यहां तक आए हैं भाई, यहां से कुछ आवेश निकले यहां से, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कितने समय में आए हैं वो हमें पता चल जाए तो हम विद्युत धारा निकाल लेंगे। तो यहां से यदि आप देखो तो ये जो Q है, Q कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q क्या कर रहा है, आवेश को बता रहा है, किसको बता रहा है, आवेशों को बता रहा है। तो आवेशों को बता रहा है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माना कि एकांक आयतन में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इंटू ई, ये तो ये हो गया n इंटू ई ये। अच्छा प्रति, लेकिन एकांक आयतन में है ना, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर आपने पढ़ा होगा कभी कक्षा 11 पे जब हम फ्लूइड पढ़ रहे थे, तो आयतन बराबर क्या होता था, आयतन बराबर होता था वेग गुणे क्षेत्रफल, वेग गुणे क्षेत्रफल, ये भी होता था एकांक आयतन समय के अनुसार, ठीक है, एकांक समय में। तो Q बाई टी है, तो टी के लिए तो वही हो जाएगा, तो वेग का मतलब वही Vd इंटू क्षेत्रफल A और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो T की वैल्यू कितनी है यदि आप देखो, तो क्योंकि ये एकांक आयतन में बात कर रहा है ना, तो डेल्टा टी का हम कितने समय में आ रहा है, तो मान लिया कि डेल्टा टी समय में आ रहा है, तो ये कर दिया डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो वे डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I बराबर आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा Vd, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Vd E N A, इसको ऐसे लिख सकता हूं Vd E N A। इसको याद करने का सिर्फ ऐसा है कि इसको क्या कर लो, मैं B ना लिख सकता हूं, V ना, तो I बराबर क्या याद रखना है, V ना, ठीक है, I बराबर क्या याद रखना है, V ना, बस खत्म बात, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। एक आपको क्या पता है कि J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है I अपान A, क्या होता है I अपान A। तो यहां से I की वैल्यू पुट कर दो, तो J बराबर कितना हो जाएगा, J बराबर आपका हो जाएगा I की जगह पर V ना डिवाइडेड बाई एरिया, खापात, एरिया से एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर J बराबर आपका कितना आ जाएगा, J बराबर आपका आ जाएगा Vd En, ये ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमने आज देख लिया, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि मैं यहां पर बटे वेग ये और एकांक समय में, तो ये समय का यदि मैं भाग कर दूं तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये सब सारी चीजें निकल के आई हैं। तो देखिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। हालांकि वो आपका कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे, ठीक है, जहां से आपके जेई पे बोर्ड पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि उनको कैसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।